We gone live. हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम बिंदास मजे में बेहतरीन शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। भाई कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? पहले सबसे पहले इस सवाल का जवाब दो कि पढ़ भी रहे हो या नहीं, या बस इस बात का इंतजार कर रहे हो कि कुछ हलचल हो, यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में कुछ आए, यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ आए, तब हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। अगर इस सोच के साथ बैठे हुए हो तो फिर समझ लेना कि फिर बहुत कुछ गलत होने वाला है ना। ये सच्चाई है। आपको अभी से पढ़ना होगा, हर रोज पढ़ना होगा, हर रोज अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, हर रोज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना होगा। यकीन मानिएगा कि उसका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहेगा। आप समझदार हैं, समझते हैं अच्छे से इन बातों को। मुझे हर रोज कहने की आवश्यकता नहीं है और हर रोज कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मैच्योर हैं और एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैच्योरिटी दिखनी भी चाहिए और मैच्योरिटी होनी भी चाहिए मेरे भाई। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। हिना मलिक हैं, नेहा सिंह हैं, राम नरेश हैं, अभिषेक कुमार हैं, आरती हैं, मनीष विश्वकर्मा हैं, गौरव गौतम हैं, सविता हैं, रूही हैं, वंदना हैं, सुरभि हैं, जितेंद्र हैं, करण हैं, संजीत हैं, रोहन हैं, हिमांशु हैं, उद्देश्य हैं, आजाद हैं, अमन हैं, प्रमोद हैं, आलोक हैं, आरती यादव हैं, रवि प्रकाश हैं, प्रशांत कुमार हैं, रितु दुबे हैं, सत्यम हैं, खुशबू हैं, शुभम हैं, शिवम हैं, निधि हैं, नेहा हैं, ज्योति हैं, कीर्ति हैं, शुभांशु हैं, सोनाक्षी हैं। चलिए सभी मौजूद हैं भाई। तो हम लोगों का नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, हम लोगों का एपीजीपी खत्म हो चुका है। हम लोगों का आज जो है एक ऐसा चैप्टर चलने वाला है भाई साहब, जहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो बाई ऑप्शन हम लोगों के सॉल्व हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। यानी मैं कहूं कि 90 to 95% क्वेश्चंस जो हैं वो बाई ऑप्शन जो है इस चैप्टर के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम को कहा जाता है और एचसीएफ को कहा जाता है भाई साहब महत्तम समापवर्तक। लिख दूं क्या? तो आप कहेंगे भैया जी लिख दो ना। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है भैया जी? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? आपने कहा आई, लेकिन हिंदी में जब तक नहीं लिखोगे तब तक कैसे आई? तब तक कैसे आई? तो हिंदी में भी लिख देते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है दोस्त लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। अच्छा मुझे ये बता दीजिए बस, आप बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं आप लोगों से। कितने दिन चलेगा भैया जी ये चैप्टर? भैया ये चलेगा कम से कम 6 दिन, कम से कम 6 दिन, 7 भी हो सकते हैं, कम से कम 6 दिन चलेगा। लिस्ट का मतलब होता है, आपको पता चल रहा है, लघुत्तम होता है जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? महत्तम होता है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है जी? लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा। महत्तम का मतलब क्या होता है जी? बड़े से बड़ा। अब मैं एक बार डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो बातों को आपकी क्लियर करूंगा। कुछ बच्चे नादान से हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक एक बात मुझे समझा के चलनी है।
मैं दो बातों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले, वैसे मैं इसे नंबर सिस्टम में भी डिस्कस कर चुका था। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग मुझे बस ये बता दीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है। है कोई है कोई योद्धा ऐसा जो मुझे ये बता सके? हाँ, झूठ बोल रहे हो आप। अब क्या बात आ गई इसमें? मुझे बताइए, है कोई ऐसा योद्धा जो मुझे ये बता सके कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है? मल्टीपल को हिंदी में पूछो ना भैया जी, हिंदी में बता दो। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है और फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है और फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। फटाफट बताओ, फटाफट बताएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। मल्टीपल का मतलब गुणज। अब हिंदी होती है, डेफिनेशन बताओ मेरे भाई, डेफिनेशन, परिभाषा बतानी है। दोस्त मेरे ध्यान से सुनना, मल्टीपल होता है गुणज, वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं। मतलब क्या है? मैंने दी हुई संख्या आपके सामने लिखी 8, वो सारी संख्याएं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगी, वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, वो सभी मल्टीपल कहलाती हैं। तो 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 8 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, और ऐसे कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। यानी कि 8 से डिवाइड होने वाली संख्या सभी 8 का मल्टीपल कहलाएंगी, सभी 8 का मल्टीपल कहलाएंगी। वो सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाएं, उसे मेरे प्यारे दोस्त मल्टीपल कहते हैं। जबकि इसी का उल्टा अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं, तो फैक्टर वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें, जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें। तो भैया 8 को डिवाइड करने वाली संख्या बताना। 8 1 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 8 4 से डिवाइड होता है, 8 8 से डिवाइड होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर केवल और केवल ये 4 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 8 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 8 के मल्टीपल जो होंगे वो अनंत होंगे। मैं बस आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और तभी हमने नंबर सिस्टम में फैक्टर्स को निकाला था। ठीक है भैया, मेरी बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आपकी बातें समझ में आ गई, आपकी बातें समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा समझना। अब मैं इन दोनों डेफिनेशन पर आपको लेके चल रहा हूं, मैं दोनों डेफिनेशन पे आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहली डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। मेरे भाई, लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। मल्टीपल मतलब जो दी हुई संख्या से डिवाइड होता है उसे मल्टीपल कहते हैं। लेकिन अगर उसने लीस्ट कॉमन लगा दिया तो इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा 12 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया जी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए उसे उसका एलसीएम कहेंगे। तो जब आप इनका टेबल पढ़ते हो तो 12 12 का पहला मल्टीपल 12 है, 12 का दूसरा मल्टीपल 24 है, 12 का तीसरा मल्टीपल 36 है, 12 का चौथा मल्टीपल 48 है, 16 का पहला मल्टीपल 16 है, 16 का दूसरा मल्टीपल 32 है, 16 का तीसरा मल्टीपल 48 है।
आप देखते हैं कि भैया जी वह छोटी से छोटी संख्या जो है 48 है, जो दोनों से कटती है, यानी 48 ही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही उसका एलसीएम कहा जाता है। अब आप 48 का कोई सा भी मल्टीपल लिख देना, 48 लिख दो, 96 लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो सारी संख्याएं जो हैं वो इनसे जरूर कटेंगी। यानी कि एलसीएम और एलसीएम का कोई भी मल्टीपल दी हुई संख्याओं से जरूर डिवाइड होता है। क्या ऐसे ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, केवल अभी डेफिनेशन आप लोगों को समझा रहा हूं, केवल डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं कि भाई साहब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो एचसीएफ में आपको समझ में आ रहा होगा महत्तम यानी बड़ी से बड़ी संख्या, फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। यानी मैंने आपसे कहा कि 12 और 16 दो संख्याएं हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करती है, तो आप कहेंगे 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 4 हो जाएगा। अभी निकालते कैसे हैं उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, बस अभी हमें यह सुनना है, यह समझना है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। बातें समझ में आई? एक बार फटाफट फटाफट थम्स अप कर देंगे, फटाफट थम्स अप कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्त जीएस के टीचर बाइलिंगुअल में नहीं पढ़ाते हैं, आज ही बात कर लेंगे भैया क्या समस्या है जीएस वाले टीचरों के साथ, बाइलिंगुअल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, है? बताइए। बताइए, बातें क्लियर हुई? अब बात करते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम निकालते कैसे हैं, अब हम उस पर बात करते हैं, फिर हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बातों को समझना बहुत प्यार से, छोटी छोटी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, 16 लिखी हुई है और आपके सामने जो है वो 28 लिखी हुई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले ना आप इसके फैक्टर करिए, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप 16 और 28 के फैक्टर करिए। आपने कहा भैया दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। अगर आप ऐसी संख्या में काट चुके हो, अब आप मुझे ये बताइए क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट पाए? क्या ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट पाए? आप कहेंगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट पाए, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं 4 और 7 की गुणा करूं तो इनका एलसीएम 28 आएगा, और 28 की गुणा 4 में कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो 112 आएगा। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि 16 और 28 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 और 28 का एलसीएम जो होगा वो 112 होगा। 16 और 28 का एलसीएम कितना होगा? वो 112 होगा। आप दूसरा तरीका ये भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे किया यही गया है लेकिन और थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर कोई ऐसी संख्या आपको नजर आती है जो दोनों में कॉमन है, अगर कोई ऐसी संख्या नजर आपको आती है जो दोनों में कॉमन है, तो 16 और 28 में कॉमन नजर आती है 4,
तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 4 से इसे काटेंगे तो 7 बार कटेगा। हो गया भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि भैया 4 और 7 में क्या कुछ कॉमन है, आपने कहा भैया जी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 7 चौक 28 चौक कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जवाब होगा 112 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे 112 इसका एलसीएम हो जाएगा। बेटा 2 से कटेगा, 2 नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लो। ठीक है, ये बातें समझ में आई? आपने कहा भैया जी आ गई। अगर 3 वाला आ जाए, 3 का एलसीएम लेना हो, मैंने आपके सामने लिखी एक संख्या 15 लिख ली, एक संख्या 25 लिख ली और एक संख्या मैंने आपके सामने 35 लिख ली। मैंने आपसे पूछा भैया 15, 35, 25 और 35 का एलसीएम कितना आएगा? तो आपने कहा भैया जी एलसीएम निकालना है ना, तो मैं यहां देख पा रहा हूं तीनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। मैं यहां देख पा रहा हूं तीनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 7 बार। क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ काट पाए? क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ काट पाए? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं है। क्या 2 को काटने वाली संख्या है क्या? तो आप कहेंगे भैया कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से किसी 2 को काट पाए, या कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से किसी तीनों को काट पाए। तो मेरे भाई जब नहीं होती तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम बन जाता है। उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम बन जाता है। तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 की गुणा 7 में जब आप लोग करेंगे तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम 525 आएगा। इसका एलसीएम 525 आएगा। इसके साथ साथ 2 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है भाई साहब। पहला पॉइंट ये कहता है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य यानी प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है यानी उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। मैं अभी बताता हूं क्या मैंने लिखा है। उनका गुणनफल होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर हम प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। क्या कहा है मैंने आपके सामने लिख दिया 2, मैंने आपके सामने लिख दिया 3 और मैंने आपके सामने लिख दिया 5। ये प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होगा, तो प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो उनका गुणनफल होता है। आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे यानी इनका एलसीएम जो आएगा वो 30 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं एक प्राइम नंबर 5 है, एक प्राइम नंबर 11 है, मैं इन दोनों का एलसीएम आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो हमेशा इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। यानी 55 जो है वो इनका एलसीएम हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे उसमें ये क्वेश्चन आपसे थ्योरी के रूप में पूछा गया है। उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ था कि भाई साहब, स्टेटमेंट दिया था कि भाई साहब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है। क्या ये बात ठीक है? तो आप कहेंगे ये बात 100% की ठीक है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? मेरी बातें समझ में आई? सर जो बंदा ग्रेजुएट करके आया होगा उस पे एलसीएम लेना भी नहीं आएगा क्या? और बाद में हंसने की इमोजी बना रखी है। तुषार सिंह नाम है मेरे भाई का। क्या चाहते हो तुषार सिंह? डायरेक्ट क्वेश्चन से कराऊं? कोर्स का फायदा रहेगा कुछ? कोर्स क्या सोच के लेता है बच्चा कि बिल्कुल जीरो से हमें पढ़ाया जाएगा?
मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीज आपको आती होंगी, ग्रेजुएट के बाद तो कोर्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्त, ये तो 10th की चीजें चल रही हैं सारी। अगर आप मुझसे यही कहते हैं कि ग्रेजुएट के बाद एलसीएम लेना भी नहीं आएगा, तो ग्रेजुएट के बाद तो कुछ भी पढ़ाने की ही जरूरत नहीं है, अगर आप ग्रेजुएट पर ही आते हैं फिर, है भाई? थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार। चलिए, पहली बात मैंने लिखी, प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो हमेशा हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरी बात मैं ये लिख रहा हूं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है भाई उनका एलसीएम? सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर जिन्हें बोलते हैं, मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया हुआ है। बताइए सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? सह अभाज्य, हाँ, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी उनका गुणनफल होता है, सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी उनका गुणनफल होता है, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी उनका गुणनफल होता है, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा एक संख्या लिखी हुई है 8 और एक संख्या लिखी हुई है 5, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सहभाज्य संख्या होंगी, ये को प्राइम नंबर होंगे, और को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम आएगा। चाहे दोनों प्राइम नंबर हो, चाहे दोनों अभाज्य संख्या हो, चाहे दोनों ऐसी संख्या हो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका एलसीएम जो होता है मेरे भाई, उनका गुणनफल होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप याद रखिएगा, ये आपसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप इतनी बात समझे, इतनी बात समझे तो एक बार थम्स अप करिए। प्राइम नंबर और को प्राइम में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर में दोनों संख्याएं ऐसी होंगी जो किसी से भी नहीं कटेंगी, या तो एक से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी। को प्राइम नंबर में ऐसी हो सकती हैं, किसी और से कट सकती हैं, पर उन दोनों को किसी एक नंबर से नहीं काटा जा सकता। 8 किसी और से तो कट सकती है, पर किसी भी संख्या से इन दोनों को नहीं काटा जा सकता। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक है भाई, सही है, मेरी बातें समझ में आई? अब देखना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं एलसीएम के। एचसीएफ आगे थोड़ा सा बताऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम में आपसे पूछा गया है, 24/8/2024 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है 90, 128, 144 का एलसीएम कितना होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई साहब 90, 128 और 144 का एलसीएम आप लोगों को बताना है कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले बेसिक सा तरीका हम लोग अपनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 90, 128 और 144 का एलसीएम वो आपसे पूछ रहा है, तो आप फैक्टर करिए। सबसे पहले आपने फैक्टर किए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं तो 6 से ये भी कट सकता है, 6 से ये नहीं कटेगा, तो आप 2 से काट लीजिए। 2 से काटा कितनी बार? 45 बार कट गया। 2 से काटा कितनी बार? 64 बार कट गया। 2 से काटा कितनी बार? 72 बार कट गया, कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे आगे पूछूं कि आगे काटिए, तो आपने फिर 3 से काटा, 3 से काटा 15 बार कट गया।
3 से ये नहीं कटेगा और 3 से काटा तो ये 24 बार कट गया। आपने कहा भैया जी मैं तो अभी 4 से भी काट सकता हूं इसे। मैंने कहा काटो 4 से। 15 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 4 से काटा 16 बार कट गया, 4 से काटा 6 बार कट गया। फिर आपने इसे फिर 2 से दिमाग में आया, भैया जी मैं तो इसे 2 से काटने का मन कर रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 हो जाएगा। बहुत सही। फिर आपने कहा भैया जी 3 से काट दूं क्या, 3 पंजे 15 होगा, 8 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। बस यहीं छोड़ देना, यहीं छोड़ देना। आप ये देखना क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट पाए। तो मेरे भाई जब ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट पाए तो ये आपस में को प्राइम हो जाएंगे, और को प्राइम में उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है मेरे भाई। तो आपने क्या कहा, इनका मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240, 240 चौका 960, और 960 की गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 57, यानी 5760 जो है वो मेरा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5760 जो है वो मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। ये इसका जनरल मेथड था, ये इसका जनरल मेथड था। अब इसकी बेस्ट अप्रोच देखिए, इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है। ये इसका जनरल मेथड था, अब इसकी बेस्ट अप्रोच देखिए, बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की। अच्छा, मुझसे पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे भैया जी एलसीएम आपसे पूछा गया है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है भैया वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। यानी एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। और आप जानते हैं अगर कोई संख्या 90 से डिवाइड होगी तो उसके पीछे 0 जरूर होना चाहिए, तभी वो संख्या 90 से डिवाइड होगी। भाई 0 तभी तो कट पाएगा जब उस संख्या के पीछे 0 होगा, जब उस संख्या के पीछे 0 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 90 से कटने के लिए उसके एलसीएम में भी उसके इकाई के अंक पे 0 होनी चाहिए। क्या इसके पीछे 0 है? नहीं है। क्या इसके पीछे 0 है? नहीं है। क्या इसके पीछे 0 है? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 5760 हो जाएगा। और क्या लगा सकते थे हम लोग, और इसमें क्या लगा सकते थे? एक तो 0 वाला कॉन्सेप्ट देख सकते थे भाई साहब, एक इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जी? डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब है जी? विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है जी? तो आप डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगा सकते थे, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं, हां मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर कोई संख्या 90 से कटती है तो 90 से कटने के लिए क्या उसे 9 और 10 दोनों से कटना पड़ेगा? बस आप छोटी सी बात बताइए, क्या कोई संख्या अगर 90 से कटती है तो क्या उसे 9 और 10 दोनों से कटना पड़ेगा? जब मैं देखता हूं 10 से केवल एक ही संख्या कटती है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप 10 से भी नहीं देखना चाहते तो 9 से देख लो, 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो आपने देखा भैया अंकों का योग 7 5 12 6 18 4 22 9 से नहीं कटेगा। 7 5 12 5 17 8 25 9 से नहीं कटेगा। 7 5 12 6 18 9 से कट जाएगा। 7 5 12 6 18 2 20 9 से नहीं कटेगा। यही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है। तो मेरे भाई यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, रानी यादव, कह दो मम्मी से कि मम्मी मैं पढ़ती हूं, है ना। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, एलसीएम पूछना चाह रहा है। एलसीएम वो आपसे पूछना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, वो एलसीएम आप लोगों को पूछना चाह रहा है।
बताइए। अच्छा मुझे बताइए, एलसीएम मतलब इनसे कटने वाली संख्या। अगर कोई संख्या 20 से कटती है तो उसके पीछे जीरो जरूर आती होगी। सबके पीछे जीरो आ रही है, सबके पीछे जीरो आ रही है, जीरो का नाम निशान हटा देते हैं। 2 से कटने वाली भी सारी संख्या, यानी 20 से ये सारी संख्या कटती हैं। अगर आपको 25 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंक जो है वो 25 से कटने चाहिए। क्या इसके बाद के 2 अंक 25 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या इसके बाद के 2 अंक 25 से कट रहे हैं? आप कहेंगे नहीं कट रहे। क्या इसके बाद के 2 अंक 25 से कट रहे हैं? आप कहेंगे नहीं कट रहे। अगर बाद में 2 जीरो लगी हैं तो वही 25 से कटने वाली संख्या होती है। देखना भाई इसका दूसरा, यार ये 10 5 वाला। ठीक है, या वैसा ला दो, दूसरी तरफ से चला लूंगा। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे भैया जी मेथड से भी बता दो, तो मेथड से सुन लो। 12 18 20 और 25। मैंने सबसे पहले इसे 2 से काटा। मैंने 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 10 बार, 25 2 से नहीं कटेगा। फिर मैंने इसे 2 से काटा 3 बार, 9 नहीं कटेगा। 2 से काटा 5 बार, 25 नहीं कटेगा। फिर मैंने इसे 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा 3 बार, 5 हो गया, फिर 25 आ गया। फिर मैंने 5 से काटा, 1 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं भैया, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आप ये देखिए, 15 पंजे 75 हो गया। 75 तिया कितने हो गए? 75 तिया हो गए मेरे प्यारे दोस्त 225। 225 दूनी 450 दूनी 900 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाए। इतना सब कुछ नहीं करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले 9 का मल्टीपल देख लो। सबसे आसान सा तरीका होता है भाई, 18 से कटने वाली संख्या 9 से जरूर कटेंगी। तो आप ये देख लो कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 और 2 11 ये भी नहीं है, 8 6 14 ये भी नहीं है। 9 का मल्टीपल यानी यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन को समझिए भाई साहब, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इनके एलसीएम के बराबर है? क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? लो चौड़े से मेरे को कर देते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, इसका एलसीएम पूछना चाह रहा है, इसका एलसीएम पूछना चाह रहा है, एलसीएम पूछना चाह रहा है। सबसे पहली बात एक मैं बताऊं, एलसीएम कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि एलसीएम जो है वो दी हुई संख्या जो है उनसे छोटा हो ही नहीं सकता। आपने कहा जी इनमें सबसे बड़ी संख्या 576 है, तो एलसीएम कभी भी 576 से छोटा नहीं हो सकता। और एचसीएफ कभी भी दी हुई संख्या उससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो वो 576 से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो वो 576 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये 576 से छोटा है, ये कभी भी एलसीएम नहीं होगा। ये 576 से छोटा है, ये कभी भी एलसीएम नहीं होगा। ये 576 से छोटा है, ये कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इन 2 पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में लिख लो। एलसीएम, एलसीएम कभी भी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा। सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ी संख्या 576 थी, तो एलसीएम 576 से छोटा हो ही नहीं हो सकता।
बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता भाई साहब। HCF के बारे में कहानी लिख दो थोड़ी सी। HCF कभी भी HCF कभी भी दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से या सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ये दो बातें लिख लो। अगर मैं इसका HCF पूछूं ना, तो HCF मेरे भाई इनमें जो सबसे छोटी संख्या है 12 है, तो HCF कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। 12 से बड़ा कभी HCF हो ही नहीं सकता, या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप दी हुई संख्याओं का LCM निकालते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है LCM कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर आपके सामने दी हुई संख्या है, उसका HCF आप लोग निकाल रहे हैं, तो HCF जो सबसे छोटी संख्या दी गई है उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? एक बार थम्स अप करिए भैया जी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। एक बार थम्स अप करिए। यानी HCF 12 नहीं, बिल्कुल नहीं 12, या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा, बस इतना पता है मुझे। अभी निकालते कैसे हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। फटाफट थम्स अप करिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए आगे चलते हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है HCF कैसे निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? HCF का थोड़ा सा खेल पेचीदा सा है, लेकिन यकीन मानिए कि आप लोगों को जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट रॉन्ग कैसे है? सेकंड पॉइंट बताइए मुझे। HCF कभी दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, 12 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। जो सबसे छोटी संख्या है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा रहेगा। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम जबरदस्त पॉइंट है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अब बात करते हैं HCF क्या होता है। बात को समझना थोड़ी ध्यान से। मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी, एक 40 लिखी, एक 48 लिखी। बच्चा ध्यान से सुनना, एक 40 लिखी, एक 48 लिखी। अभी तो आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है वो 8 है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या 40 है, HCF कभी 40 से बड़ा नहीं हो सकता, यह तय है। पॉइंट क्लियर? तो आप कहेंगे जी पॉइंट क्लियर है। देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दुनिया भर के तरीके बताऊंगा, और आज की क्लास पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आगे की क्लासेस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बेसिक है ना, LCM और HCF निकालना, बस यही पूरे चैप्टर की जड़ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 40 और 48 का HCF आप लोग निकालिए, अभी आपको नहीं पता कुछ भी। मेरे प्यारे दोस्त, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। जिस पॉइंट पे संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी वही उसका HCF हो जाएगा। ध्यान से सुनिए कैसे। मैंने कहा 40 एकम 40 होता है, आपने कहा जी 8 बच गया। ये जो बचा है ना, अब इससे किसको डिवाइड करना है? अब इस संख्या को डिवाइड करना है। तो जहां पूरा पूरा कट जाए, यहां पूरा पूरा कट गया मेरे भाई, तो यही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा।
जो रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, यानी भाजक को डिवाइड करते हैं। अगर यहां भी कोई रिमाइंडर बच रहा होता, यहां भी कोई मेरे प्यारे दोस्त शेषफल बच रहा होता, तो इससे फिर इसको डिवाइड कर रहे होते। ऐसा हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो यहां आपने देखा कि 8 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी इन दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ जो है वो 8 आ जाएगा। पहला तरीका मेरे भाई ये होता है जिसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और उन दोनों संख्याओं को बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई साहब उनका एचसीएफ कैसे निकालें, तो आप हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो लगाना केवल दो संख्याओं पर। अगर दो से ज्यादा संख्या दी हुई है तो बहुत रेयर केस में आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा तरीका होता है इसका डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। दूसरा तरीका इसका होता है डिफरेंस मेथड, या जिसे हम लोग कहते हैं अंतर विधि। अंतर विधि, अंतर वाले नियम से कैसे क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है 40 और 48 का। मेरे भाई आप क्या करिए, आप ये करिएगा, दो क्यों नहीं होगा सर बता दीजिए। अब है बुद्धि, दो इसलिए नहीं होगा कि दो से बड़ी 4 है जो इनको डिवाइड करती है, 4 से बड़ी 8 है जो इनको डिवाइड करती है, 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड करे, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो 2 बड़ा है या 8 बड़ा है, आप कहेंगे 8 बड़ा है, इसलिए एचसीएफ 8 है। 2 से डिवाइड जरूर होती है लेकिन बड़ी से बड़ी 2 नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। डिफरेंस मेथड यह कहता है कि आप दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाल लो, जो सबसे कम डिफरेंस हो। आपने देखा यहां डिफरेंस 8 आ रहा है, या तो यही डिफरेंस जो होगा, या तो यही डिफरेंस एचसीएफ होगा। यहां लिख लीजिए इस पॉइंट को, या तो सबसे कम डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या तो सबसे कम डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या तो सबसे कम डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डिफरेंस एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से यह कहा, पहला मेथड मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बता दिया। दूसरा मेथड यह है कि भैया जी जो भी संख्या आप लोगों को दी हुई है, आप उनमें से दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। जिन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस सबसे कम आए, या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 आया है। 8 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो यह संख्या भी डिवाइड हो गई। 8 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो यह संख्या भी डिवाइड हो गई। अगर सबसे कम डिफरेंस से दोनों संख्याएं डिवाइड हो गई तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर सबसे कम डिफरेंस से इनमें से कोई संख्या डिवाइड नहीं हुई तो फिर हमें इस 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे, और उन फैक्टर्स में से सबसे बड़े फैक्टर्स से देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर्स इन दोनों को डिवाइड करता है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? मैं आपसे यह कह रहा हूं, सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, जो सबसे कम डिफरेंस होगा
वही HCF होगा अगर उस डिफरेंस से दी हुई संख्या डिवाइड हो जाती है तो। आप कहेंगे अगर डिवाइड नहीं हुई तो डिवाइड नहीं हुई तो फिर इस डिफरेंस के फैक्टर जो होंगे, गुणनखंड जो होंगे, उसमें सबसे बड़े फैक्टर्स जिससे ये डिवाइड होती हैं वो उसका HCF हो जाएगा, वो इसका HCF हो जाएगा। अभी सारे क्वेश्चन से आपको समझ में बात आ जाएंगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां आपको एक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF, हमेशा प्राइम नंबर्स का HCF, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है क्योंकि वो किसी से डिवाइड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यहीं पे, हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का HCF, हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 होता है। हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, HCF दी हुई संख्याओं में, HCF दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। या तो दी हुई संख्याओं में, या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या HCF होगी, या फिर उस छोटी संख्या का फैक्टर HCF होगा। थर्ड पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थर्ड पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। थर्ड पॉइंट में आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं पहली बार अपने 7 साल के टाइम पीरियड में 2017 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, 2020 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और आज 1 अगस्त को 6 साल पूरे हो चुके हैं। शायद मैं ये चीज जो है वो पॉइंट के हिसाब से पहली बार लिख रहा हूं, नहीं तो ओरली मैंने हर बार बोला है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से मैं पहली बार इन चीजों को लिख रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा। तीनों पॉइंट देख लीजिए। हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है क्योंकि वो किसी से भी डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। हमेशा सहभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 होता है क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता। मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी 12, 14 और 18। मैंने आपसे पूछा इनका HCF बताइए, तो आपने देखते ही ये मान लिया कि इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है 12, या तो यही HCF होगी या फिर इसका कोई फैक्टर HCF होगा। HCF कभी भी 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, यह दिमाग में सेट कर लेना। अब 12 कब HCF होगा? जब 12 से ये तीनों कटेंगे। 12 से काटा, ये नहीं कट रहा था, 12 HCF नहीं होगा। अब मैं 12 का दूसरा फैक्टर निकालना चाहता हूं। क्या मैं 12 को लिख सकता हूं 6 गुणा 2? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 6 से काटा, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटा, यानी 6 भी नहीं होगा। अगर मैं 12 का तीसरा फैक्टर लिखता हूं, तीसरा फैक्टर लिखता हूं, तो 4 तिया 12 लिख सकता हूं।
4 से देखा, ये कट गया, ये कट गया, ये भी नहीं कटा। मैं 12 का चौथा फैक्टर लिखता हूं, 2 होता है मेरे भाई, 3 भी होता है, 3 चौक 12 होता है। 3 से चेक किया भाई साहब, 3 से ये भी नहीं कटा। फिर मैंने 12 का चौथा फैक्टर 2 देखा, 2 से ये सारे कट गए, यानी ये 2 ही इसका HCF हो जाएगा। ये था तीसरे पॉइंट का मतलब। अब इसे डिफरेंस वाले से भी कर सकते थे। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। मैंने बताया जो सबसे कम डिफरेंस है या तो वही HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर HCF होगा। अब डिफरेंस 2 का था, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। आपको फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। क्या इस स्लाइड पे लिखी हुई हर एक बात आपको समझ में आई क्या? नहीं, ऑफलाइन पढ़ाना अब छोड़ दिया है मेरे भाई, 2020 से ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया, 2021 से 1 साल पढ़ाया था ऑनलाइन के साथ साथ ही। आप मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है? बेटा लाइव भी करो, जो पीछे की रिकॉर्डेड क्लास है उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लो, ठीक है? फटाफट मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, 2 घंटे की क्लास नहीं होगी अभी, 2 बजे से मेरी फिर क्लास है। जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा मेरे प्यारे दोस्त SSC की तैयारी कर रहा है, वो 2 बजे जरूर मिलना मेरे प्यारे भाई। आज हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, वहां मेंसुरेशन के भी कुछ टॉपिक होंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मेरे दोस्त, यहां तक की चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। देखिए, मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं, क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड मेथड इसका होता है बाई ऑप्शन, देख सकते हैं, बाई ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन से कैसे देखेंगे वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? चले, मैं पहले क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं। HCF का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। HCF का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 234 और 452 का महत्तम समापवर्तक बताइए। अगर आपके मन में यह आ रहा है कि मैं डिफरेंस वाले फॉर्मूले से निकाल लूंगा, तो डिफरेंस आ जाएगा इनका बहुत ज्यादा। डिफरेंस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप डिफरेंस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अभी मैं कराऊंगा डिफरेंस वाले से भी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके सारे तरीके मैं इसमें आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। 234 दिया हुआ है, 452 दिया हुआ है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भैया HCF क्या होगा, HCF बताइए बच्चे। जो बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं इनसे भी चेक कर लेते हैं। अगर 2 से बड़ी ये संख्याएं इसको डिवाइड करती हैं तो 2 HCF नहीं होगा, फिर ये HCF होंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से सुना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने 234 से 452 को डिवाइड किया। 234 एकम 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेगा। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। 4 में से 2 गया, तो 218 बचेगा। फिर इस 218 से 234 को डिवाइड किया। 218 एकम 218 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेगा। 2 में से 1 गया, 16 बच गया। फिर इस 16 से 218 को डिवाइड किया। 16 एकम 16 हो जाएगा, है ना? 16 एकम 16 हो गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस 8 को उतार लूंगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। कितना बच गया मेरे भाई? 10 बच गया, है ना? फिर इस 10 से मेरे प्यारे दोस्त इस 16 को डिवाइड किया। 10 एकम 10 होगा, 6 बचेगा। फिर इस 6 से इस 10 को डिवाइड किया, 6 एकम 6 होगा, 4 बचेगा। फिर इस 4 से इस 6 को डिवाइड किया, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेगा। और जब मैं इस 2 से 4 को डिवाइड करूंगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF जो है वो 2 हो जाएगा। क्या मैं इतना बड़ा मेथड जो है वो पेपर में सॉल्व करूंगा? क्या मैं इतना बड़ा मेथड जो है वो पेपर में सॉल्व करूंगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। इतना बड़ा मेथड हम सॉल्व करेंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं करेंगे। एक बेस्ट अप्रोच समझिए, बेस्ट अप्रोच।
ये दिमाग में चलनी चाहिए। दिमाग में तब चलेंगी जब इस वाले पे कमांड होगी। कमांड होगी तभी तो स्किप करने का फैसला लोगे। जब कमांड होगी तभी तो स्किप करने का इसे फैसला लोगे मेरे प्यारे दोस्त। लो, इतना बड़ा मेथड कराएंगे तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। लो, मैंने कितनी कहानी सुनाई है इस मेथड के ऊपर। मैंने कहानी सुनाई है कि जब तक इस पर पकड़ नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि स्किप करना है या आगे बढ़ना है। बहुत बार ये भी हमें लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पता नहीं सर इतना बड़ा है, कुछ भी बोलते। बेस्ट अप्रोच। उसने ये कहा है कि महत्तम समापवर्तक बताइए। क्या होता है भाई महत्तम समापवर्तक? क्या होता है महत्तम समापवर्तक? तो आप कहेंगे जी महत्तम समापवर्तक होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई बताएगा? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। अगर मैं यहां देखूं तो क्या ये 4 से कटेगा? आपने कहा ये 4 से नहीं कटेगा। जब ये 4 से ही नहीं कटता तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 32 से भी नहीं कटेगा। भाई कोई संख्या 4 से ही नहीं कट रही तो वो क्या 8 से कट जाएगी? 4 के मल्टीपल से किसी से भी नहीं कटेगी। ना 8 से कटेगी, ना 16 से, ना 32 से, ना 20 से, ना 48 से, ना 44 से, ना 52 से, किसी से भी नहीं कटेगी अगर वो 4 से नहीं कट रहे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे तो आपको समझ आ गया ये 4 के सारे मल्टीपल है ऊपर। अगर ये संख्या 4 से ही नहीं कट रही तो ये इनसे कैसे कट जाएगी? डायरेक्ट काट दो इन्हें। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तीसरा तरीका आप सबसे डिवाइड करके देख लो, ये 32 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 16 से भी नहीं कटेगी, लास्ट में आके 2 से ही कटेगी। क्या ये बातें समझ में आई? बोलो। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा बैठेगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं डिफरेंस मेथड से नहीं कर रहा हूं। थर्ड मेथड इसका डिफरेंस बता देता हूं, लेकिन आपको नहीं करना है। 234 और 452 आपने कहा कि इनका डिफरेंस कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 218 इनका डिफरेंस होगा। अब इस 218 को देख लो, इनसे कटता है या नहीं कटता। भाई या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होना चाहिए था, डिफरेंस तो ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। फैक्टर मतलब ऐसी संख्या एचसीएफ होगी जो इसको काट देगी। तो 218 इससे नहीं कटता, 218 8 से नहीं कटता, 218 16 से नहीं कटता, 218 केवल 2 से कटता है। 218 केवल 2 से कटता है। डिफरेंस को डिवाइड करके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए बताइए। यूपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। एचसीएफ बताना है, मतलब ये तीनों संख्या कटनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या लो, सबसे बड़ी संख्या 13 है, 13 से 140 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। उससे बड़ी 7 है, 7 से 130 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 5 से तीनों कट जाएंगे, एचसीएफ बी हो जाएगा। 5 से तीनों कट जाएंगे, ये भी ये भी ये भी 5 से तीनों कट जाएंगे। ठीक है, खत्म करो मामले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये यूपीपी कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। ये यूपीपी कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। वो आपसे एचसीएफ पूछना चाह रहा है। कौन सी संख्या इन्हें डिवाइड करेगी? सबसे बड़ी संख्या देखो 17, 17 से काटा, 17 एकम 17, 11 बचेंगे। 115 17 से नहीं कटता है। कभी भी इवन नंबर के टेबल में पीछे 5 नहीं आएगा, तो इवन नंबर से तो ये कटेगा ही नहीं। आप समझिए, इवन नंबर के टेबल में, सम संख्या के टेबल में कभी भी विषम संख्या नहीं आती। कोई भी सम संख्या का टेबल पढ़ लीजिए आप,
6 का पढ़ लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सारे सम संख्याएं आएंगी। कभी भी सम संख्या के टेबल में, कभी भी सम संख्या के टेबल में विषम आ ही नहीं सकती, तो ये कैसे कट जाएगा इन सम संख्याओं से? नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा दोस्त, है ना। यहां से कल शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मस्त होके पढ़ाई करिएगा, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करिएगा, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूं। मेहनत करेंगे दोनों लोग मिलके तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।